बच्चों, आज मैं आपको हिंदी सेकंड का सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगी जिसका नाम है वर्ण विचार और उच्चारण। इससे पहले मैंने जो क्लास ली थी आपके लेसन 2 वाली फर्स्ट क्लास, उसमें मैंने आपको वर्ण के बारे में बताया था कि वर्ण क्या होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। उसके बाद मैंने आपको वर्णमाला सिखाई थी। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं बच्चों? वर्णमाला कहते हैं। इसके बाद में मैंने आपको हिंदी भाषा में वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के बारे में पढ़ा था कि हिंदी भाषा में स्वर कितने होते हैं। हिंदी भाषा में स्वर 11 हैं। और मैंने स्वर की परिभाषा आपको बताई थी कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 11। और व्यंजन की डेफिनेशन बताई थी कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसकी सहायता लेनी पड़ती? स्वर की सहायता लेनी पड़ती। स्वर के बिना व्यंजनों का उच्चारण हम नहीं कर सकते। आपको एक परिभाषा मैंने लिखी थी बोर्ड पे। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु रुकावट या घर्षण के साथ मुंह से बाहर निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। और व्यंजन की जो संख्या है आपको मैंने 33 बताई थी। इसके बाद में मैंने आपको स्वर के जो है भेद बताए थे। स्वर के 3 भेद बताए थे, ऋस्व स्वर, प्लुत स्वर और दीर्घ स्वर। ऋस्व स्वर का मैंने बताया था कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें कहते हैं ऋस्व स्वर। और ऋस्व स्वर में मैंने आपको सिखाया था अ, उ, ई और ऋ, 4 है। और दीर्घ स्वर, जिन स्वर के उच्चारण में ह्रस्व से क्या समय लगता है? दुगना समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। आ, ई, ए, आई और ओ और औ, ये क्या है हमारे दीर्घ स्वर। और लास्ट वाला वे होता है प्लुत स्वर। इस स्वर के उच्चारण में दीर्घ से अधिक समय लगता है और इसमें केवल जैसे हम बोलते हैं ओम, इसका ये तो इसमें जो है इसका चिन्ह मैंने आपको बताया था। इसके बाद में मैंने आपको अयोगभाव बताए थे। अयोगभाव में मैंने आपको अनुस्वार और विसर्ग पढ़ाया था। अनुस्वार किसे कहते हैं ये भी मैंने आपको बताया। अनुस्वार इसकी उच्चारण करते समय हवा किसे निकलती? नाक से निकलती। जैसे हमने शब्द बोला अंग, पंख, ढंग। और अनुनासिक बताया कि इसके उच्चारण में हवा नाक और मुंह के दबाव के साथ में क्या आती है? बाहर आती है। और इसको किस रूप में दिखाते हैं? शिरोधारा पे क्या लगाते हैं? चंद्र बिंदु लगाते हैं, जैसे आ, मा, चांद। विसर्ग का प्रयोग किस तरह करते हैं? अपन ह के रूप में करते हैं। और विसर्ग का प्रयोग संस्कृत में आए हुए शब्दों में ही होता है। जैसे मैंने बोला प्रातः, अतः, नमः, ये। इसके बाद में बच्चों में व्यंजन पढ़ाया मैंने। तो व्यंजन का जिस प्रकार हमने स्वरों का भेद करा, ऐसे जो व्यंजन है उसके भी भेद है। क्योंकि व्यंजन के उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारे जीवा मुख के किसी न किसी पार्ट को तो स्पर्श करती है, कुछ प्रयत्न करना पड़ता है। तो पहला हमने इसका व्यंजनों का जो विभाजन करा प्रयत्न के आधार पर करा। प्रयत्न के आधार पर मैंने आपको कितने भाग बताया? 3 भाग। पहला बताया अंतस्थ, दूसरा बताया स्पर्श और तीसरा बताया मैंने उष्ण। अंतस्थ में क्या थे बच्चों? य, र, ल, व। और स्पर्श को मैंने कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में, 5 वर्गों में बांटा था। पहला हमने क वर्ग बताया था। क वर्ग के कितने थे? 5। च वर्ग में कितने थे? 5। और ट वर्ग में कितने थे? 5। और त वर्ग में थे 5। और प वर्ग में कितने थे? 5। तो टोटल स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? 25। इसके बाद में मैंने आपको स्पर्श व्यंजन की मैं परिभाषा भी बताई थी आपको कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय क्या होता है? जीवा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, तो वो कौन सा है? स्पर्श व्यंजन। और इसकी संख्या 25 है। 5 वर्ग में हमने बांटा। अंतस्थ, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के साथ के मध्य सा होता है, यानी जीवा टच तो करेगी लेकिन पूरी तरह स्पर्श नहीं करेगी, कम करेगी। और उसमें व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण के समय वायु मुंह से रगड़ खाकर निकलती है, यानी जिनका उच्चारण करते समय जो है क्या होता है? उच्चारण ऊष्मा के साथ शब्द जो है वो बाहर निकलते हैं, व्यंजन बाहर निकलते हैं। अब प्रयत्न के आधार के बाद मैं आपको पढ़ा रही उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण था। मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है उस वर्ण का उच्चारण स्थान जो होता है वही उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे मुख से जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है
उस वर्ण का उच्चारण स्थान वह कहलाता है। जैसे सपोज करो फर्स्ट में आपको पढ़ा रही हूँ, स्टूडेंट लुक एट द ब्लैक बोर्ड। फर्स्ट मैंने बोला कंठे, कंठे मीन्स ये गला। अब गले में, गले से कंठ से जो हम बोलेंगे बच्चों, क वर्ग के जो हैं सारे पांचों आएंगे क वर्ग के, क ख ग घ अंग। इसके अलावा इसके अंदर स्वर भी आएंगे अ आ अह। अब जब हम क का उच्चारण करें तो क का जब उच्चारण क तो कहाँ आ रही है, कंठ से निकल रही है, ख ग घ अंग अ आ अह। तो इनका जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो किससे हो रहा है, कंठ से। तो इनका वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। अब दूसरा है तालव्य, यानी तालु से। तालु होता है ऊपर वाला, जीभ के ऊपर वाला जो भाग है, जब मुंह खोलते हैं उसके, ये आपका तालु है। तो तालु से जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा किसको स्पर्श करती है, तालु को करती है। अब इसके अंदर क्या आएगा, देखो च वर्ग के सारे आएंगे। च वर्ग जब मैंने स्पर्श व्यंजन पढ़ाया था तो उसके 5 भाग बोले थे, च छ ज ज य, और इसके अलावा इसमें य और श से शलगम भी आएगा। इसके अलावा इसमें ई, छोटा ई और बड़ा ई, यानी ई और ई, ये दोनों जो हैं इसके अंदर स्वर भी हैं व्यंजन में। जिस प्रकार यहाँ अ आ और अह था कंठ में। इसके बाद में मूर्धन्य, मूर्धन्य में तालु का जो हमारा तालु, उसका जो अर्ध भाग है, अगर इस आगे वाला भाग है ये आएगा, इसमें ट वर्ग के सारे आएंगे। इसके अलावा श षटकोण, र और री भी आएगा। अब हम जब इसका बोल रहे हैं ट, तो क्या हो रहा है, जीवा किसको टच कर रही है, तालु को। ट, जीवा कहाँ जा रही है, ये तालु के आगे वाले भाग में। ठ ड श र री, तो जब इनका उच्चारण करें तो तालु के आगे भाग को जीवा स्पर्श कर रही है। अब इसके बाद में देखिए दंत्य, दंत्य मीन्स दांतों से। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जब जीवा किसको छुए, स्पर्श करे, दांतों को। इसके अंदर त वर्ग के आएंगे बच्चों, और त वर्ग के अलावा ल और स भी आएगा। जैसे हमने बोला त, जब हम त वर्ग का उच्चारण कर रहे हैं तो जीभ किसको छू रही है, दांतों को। थ द उच्चारण करके देखेंगे आप, ध न ल और स, यानी त वर्ग के सारे इसके अंदर, केवल ल और स से स्लेट वाला अलग है। वर्तस्य यानी दांतों के मूल भाग से, वर्तस्य में केवल 4 आएंगे। वर्त दांतों के मूल भाग से, जो दांत है उसके बिल्कुल जो आगे वाला भाग है, स ज र और ल आएगा इसके अंदर। होस्टे, होस्टे मीन्स दोनों होठों से, यानी देखो होस्टे में दोनों होठों से जब इनका उच्चारण प वर्ग के आएंगे इसके अंदर, और प वर्ग के जैसे प फ ब भ म, प वर्ग के अलावा उ और उ, यानी उ से लू, उ से उ, ये 2 एक्स्ट्रा इसके अंदर, ये 2 स्वर दे रखे हैं। अब आप जो है प का उच्चारण करेंगे, प, जब हम प का उच्चारण करें तो हमारे होठ क्या हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं। प फ ब भ उ उ उ, तो क्या हो रहा है, मुख जो दोनों होठ है वो क्या हो रहे हैं, खुल रहे हो, बंद हो रहे हैं। दंतोस्टेम यानी निचले होठ व ऊपरी दांतों से, निचले होठ और ऊपरी दांतों से। जब हम इसमें ओनली क्या आएगा, व और फ, व से वर्षा और फ से फल। अब हमने बोला व, जब व को उच्चारण करें तो नीचे वाले होठ और ऊपर वाला दांतों का जो भाग है उसको जो है स्पर्श हो रही है जीवा। व फ, ये बच्चों फर्स्ट में बोलती हूँ आपका से उच्चारण के आधार पर, 3 और बच रहे हैं, बताऊंगी मैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्णन। पहला बोलेंगे कंठे यानी गले से, गले से में क वर्ग के सारे हैं, 5 हैं, और इसके अलावा इसमें अ आ और अ। तालव्य, तालव्य में तालु से, तालु आपको मैंने बताया जो ऊपर वाला जो भाग होता है ये तालु है। इसमें आपको च वर्ग के सारे आएंगे, और इसमें य श, और इसके अलावा 2 स्वर शामिल है, ई ई। इसमें जैसे 3 से और इसमें 2 हैं। इसके बाद मूर्धन्य, मूर्धन्य में तालु के अग्रभाग से, जो तालु है हमारा उसका आगे वाले पार्ट से होगा। इसमें आपके ट से टमाटर वाले 5 आएंगे, और इसके अलावा र और री भी आएगा। इसके बाद दंते, दंते भी दांत।
जिनका उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा दांतों को स्पर्श करती है, उसमें त वर्ग के सारे हैं, त, थ, द, ध, न। इसके अलावा क्या है, ल और स अलग वर्ग के हैं। वटस्य इसमें दांतों के मूल भाग से, इसके अंदर स, ज, र, स, ज, र, ल है। इसके बाद में ओष्ठ्य यानी दोनों होठ, मतलब इनका उच्चारण करते हैं हमारे दोनों होठ बंद होते हैं और खुलते हैं, प, फ, ब, भ, म। और इसके अंदर दो स्वर हो रहे, उस, उ और उ, उ से लु, उ से उ। अब दंतोष्ठ्य, दंतोष्ठ्य में क्या है, निचला होठ और ऊपरी दांतों से जब इनका उच्चारण करते हैं, व, फ, दो इसके अंदर, तो निचला होठ और ऊपरी दांतों से हमारे को जीवा स्पर्श करेगी। बच्चों ये 7 मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखे। अब आपका 8 नंबर और कंठ तालु, यानी कंठ और तालु, मतलब इनका जब इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो कंठ और तालु दोनों को जीवा स्पर्श करेगी। इसमें ए से एडी और ए से एन, ए आई। तो आपने देखा जब इनका उच्चारण करा तो कंठ और तालु दोनों से, यहाँ कंठ से साउंड निकली और जीवा किसको टच करी, तालु को। कंठोष्ठ, कंठ और होठ से हो गया ओ और औ। और नासिके में नासिका, इसके अलग है, नासिका में न, म, अंग, ये शब्द आएंगे इसके। इसके बाद में देखेंगे, ये तो मैंने आपको फर्स्ट बताया प्रथमी के आधार पर, दूसरा बताया मैंने उच्चारण के स्थान के आधार पर, यानी मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है उस वर्ण का उच्चारण वो स्थान कहलाता है, यानी उसका उच्चारण स्थान है वो। अब इसके बाद में बच्चों उच्चारण श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के भेद है। किसके मात्रा पे, उच्चारण की मात्रा के आधार पर, उनका उच्चारण करने में श्वास की यानी वायु की कितनी मात्रा की जरूरत पड़ती है। किसी को जब हम उच्चारण करते हैं तो वायु की कम मात्रा की जरूरत पड़ती है, किसी का उच्चारण करने में अधिक श्रम लगाना पड़ता है, तो वायु की मात्रा के अनुसार इनको जो है हमने भेद करा है व्यंजनों का। तो हम बच्चे पढ़ रहे हैं श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के भेद। फर्स्ट में पढ़ाऊंगी आपको अल्प प्राण। फर्स्ट प्रयत्न के आधार पर पढ़ाया मैंने व्यंजनों का वर्गीकरण, दूसरा हमने उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ाया, अब प्राणवायु के हिसाब से पढ़ाएंगे। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के भेद बच्चों देखेंगे। श्वास की मात्रा के आधार पर किसका वर्गीकरण कर रहे हैं, व्यंजनों का। व्यंजनों के भेद। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं अल्प प्राण। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, अल्प प्राण। अब अल्प प्राण की डेफिनेशन देखेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की
के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है। कम होती है वे अल्प प्राण हैं। वे अल्प प्राण हैं। जैसे इसके अंदर क ग च ज अना। दूसरा है ट त द न प। एक और दे रखा है आपके ब म तथा य र ल व। देखेंगे उच्चारण यानी श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के भेद। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं अल्पप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा क्या होती है, कम होती है, वे अल्पप्राण हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिनको बोलने में कम श्रम की आवश्यकता होती है। अब इसके अंदर क ग अंग च ज और य ट ड अण त द न प है। ब म तथा ढ य र ल व ये है। यानी इनका जब उच्चारण कर रहे हैं, जैसे बोला क, तो क में क्या हुआ, कम वायु की मात्रा है। ग च ज ट ढ त द न, अर्थात इनका उच्चारण करने में हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, वायु की कम मात्रा की जरूरत पड़ रही है। तो हम क्या कहेंगे, अल्पप्राण। इसमें बच्चों पहला और तीसरा है। प्रत्येक वर्ग का क्या है, पहला और तीसरा है। फर्स्ट और इसके अलावा क्या है, ये तो हो गया पहला। और ये हो गया तीसरा। पहला और तीसरा। इसका भी देखो, ये पहला है और ये हो गया तीसरा। अब हम पढ़ेंगे अल्पप्राण के बाद महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक श्रम करना पड़ता है, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में हमें अधिक वायु की मात्रा की आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहेंगे, महाप्राण। क्या कहेंगे उनको, महाप्राण। इसके अंदर जैसे महाप्राण के अंदर देखेंगे आप, में अधिक श्रम करना पड़े उसे हम क्या कहेंगे, महाप्राण कहते हैं। और बच्चों नेक्स्ट जो आपको मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगी, संयुक्त व्यंजन वगैरह, संयुक्त अक्षर, द्वितीय व्यंजन आदि, तो आप जो मैंने पढ़ाया है उसको अच्छी तरह से लेसन को रीड करेंगे और समझेंगे।